हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हम जो चैप्टर का पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। इसमें कुछ दिन इससे पहले पहला क्लास में ये जो है आपका वीडियो क्लास 2 का है। इससे पहले आपको पहला वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में आपको बताए थे कि चेंज, थोड़ा सा बेसिक बताए थे कि चेंज क्या होता है। इसमें इसी से आगे समझते हैं कि चेंज क्या होता है। चेंज तो ऐसे बता दिए, हालांकि जिसको ये पहली बार देख रहा है उनके थोड़ा सा बता दूं कि चेंज क्या होता है। चेंज देखिए, केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना ज़रूरी है वो कि चेंज क्या है। और चेंज आपको बताए थे, यदि कोई चीज़ में रूप में, रंग में, आकार में चेंज हो जाए तो हम लोग उस वस्तु में चेंज होना समझते हैं, परिवर्तन होना समझते हैं। और परिवर्तन दो टाइप के होते हैं, ये समझाए थे पहले वीडियो में। जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं, कच्चा मैंगो है, ये मैंगो जो है ना पक गया तो आपका कलर चेंज हो गया, देख रहे ना, यानी इसमें इसके अंदर जो है रिएक्शन हुआ है। और ये रिएक्शन हुआ ये पता चल गया हमको। यानी जब किसी भी चीज़ के अंदर रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। तो हम लोग समझेंगे उस वस्तु में चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु, ये जो मैंगो है वो कच्चा था, उसका कलर कुछ और था, जब ये पक गया तो उसका कलर कुछ और हो गया। यानी आपको पहले वीडियो में आपको बता दिया गया है, आप समझ गए होंगे यदि वीडियो देखे होइएगा तो, नहीं तो फिर आप देख सकते हैं चैनल खोल के। अब चलते थोड़ा सा इससे आगे कि जो आपको पहला बताया था कि यहाँ पे ये भी रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें ये भी बताया था कि परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे होत लिखा गया है, दो प्रकार के होते हैं। केमिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जिसमें बताया था कि दोनों में जो है ना पावरफुल होता है केमिकल चेंजेज। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन बहुत पावरफुल होता है, यदि एक बार इसमें हो गया तो दोबारा वापस आने की चांसेस नहीं है ओरिजिनल फॉर्म में। ये आपको समझाए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बताए हुए थे रासायनिक अभिक्रिया, यहीं से पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ये भी शायद आपको पहले वीडियो में मिल गया है, जाके देख सकते हैं। नहीं जो है, जो नहीं देखा है उसके लिए ये वीडियो थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं कि ऐसा चेंज जिसमें कोई वस्तु केमिकली चेंज हो, जिस कोई वस्तु में क्या हो, केमिकली चेंज होकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए, ऐसा चेंज जिसमें कोई वस्तु केमिकली चेंज होकर नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे A+B मिलकर C+D बने, तो ये जो इसका जो गुण होगा वो पहले वाले से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि आपको यहीं पे अभी दिखाए हुए कि यहाँ पे जो मैंगो था वो कच्चा से पक्का, मतलब कच्चा से पक्का में बन गया है, तो इसका जो प्रॉपर्टी जो होगा पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा, यानी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभिकारक किसको बोलेंगे? तो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, वो आपको अभिकारक कहलाता है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, यानी उत्पाद कहलाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद। बस इतना ही समझना है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो इतना ही याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली क्या क्या घटनाएं होंगी। देखिए, ये तो पता चल चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, यदि कुछ इसमें चेंजिंग आ गई तो रासायनिक समझेंगे वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, कैसे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हुआ है। मान चलिए आप साइंटिस्ट बन गए और आपको कहीं भेज दिया कि चलिए आप पता कीजिए कि यहाँ पे अभी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको कैसे पता करना है? तो इसके लिए आपको वहाँ जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, कुछ टेस्ट कीजिएगा, वो अगल बगल के चीज़ों को देखिएगा, आपको नज़र आएगा कुछ कुछ चेंजिंग नज़र आएगा तो आप समझिएगा नहीं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएँ कुछ मतलब हुआ है। तो वही चीज़ है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है तो बता चुके हैं कि केमिकली, किसी वस्तु के अंदर केमिकली चेंज होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें कुछ चीज़ें होता है जिसके हम बोल सकते हैं, जिसके तहत हम बोल सकते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसी को देखते हैं। पहला है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया किसी वस्तु में होगा तो उसमें क्या होगा, अवस्था में चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? उसकी अवस्था में चेंज हो सकता है। जैसे कि पानी है तो सॉलिड बन सकता है,
सॉलिड से पानी बन सकता है, इन अवस्था में चेंज हो सकता है, तो हम उसको समझेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या है, कलर में चेंज हो सकता है, रंग में परिवर्तन हुआ, जैसे अभी पता है मैंगो जो है कच्चा था, उसका कलर ग्रीन था और जब ये पक गया तो रेड कलर का, यानी कलर में चेंज हो जाता है, तो हम समझेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा पॉइंट है कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा एक बार बताइए, हम सभी किचन में जाते हैं, घर में खाना बनता है, घर में किचन होता है, उस किचन में क्या होता है ना, ये हम खाना बनता है तो उस किचन में होता है कि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है। उस किचन में नॉर्मल जो हमारे घरों में घर होता है उसके कंपेयर में किचन का जो है, किचन का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे चावल बनता है, दाल बनता है, सब्जी बनता है, तो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन था, उसमें सब में केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया तो हो रहा है, जिसके तहत वो नया नया चीज़ें पक रहा है और ओरिजिनल में नहीं आ सकता है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है, जिसके वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? टेम्परेचर में चेंज हो जा रहा है, जिससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो तापमान में परिवर्तन भी रासायनिक यदि होगा तो हम समझेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। एक चीज़ और समझते हैं एग्जाम्पल से, मान के चलिए कहीं आपका एक टेस्ट कहीं बम फूट गया। अब बम फूट गया तो क्या क्या हो सकता है, तो बम फूट गया तो वहाँ पे अगल बगल का मकान टूट सकता है, वहाँ पे बहुत सारी दीवार टूट सकता है, यानी अवस्था में चेंज हो गया, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ सकता है, तो हम समझेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा है गैसों का उत्सर्जन। हाँ, जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगा वहाँ गैस भी निकलेगा, जैसे किचन में देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ से गैस भी निकलता है, कहीं बम फूट गया तो वहाँ से गैस निकलेगा, यानी इन चारों में से कोई भी चीज़ होगा, कोई भी चीज़ हमको नज़र आएगा तो हम समझेंगे वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ में आ गया? फिर से समझिए, यानी कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये चार चीज़ में से कोई भी लक्षण हमको दिखेगा तो हम समझेंगे वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बस इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखे भी है, इनमें से कोई भी प्रेक्षण दिखता है तो हम समझेंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको मिटा के बताते हैं फिर से, यानी इस चारों में से कोई भी चीज़ नज़र आएगा तो हम समझेंगे वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चाहे अवस्था में चेंज हो, चाहे रंग में चेंज हो सकता है, चाहे वो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, चाहे गैस कहीं से निकलेगा, तो इनमें से कोई भी चीज़ हमको नज़र आएगा तो हम समझेंगे वहाँ पर क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रियाएँ हुआ है। इस स्टेटमेंट में ही लिखे, यदि इनमें से कोई भी परीक्षण दिखता है तो हम समझेंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया। आपको कहीं कोई पूछ देगा कि आप कैसे समझोगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बस इतना याद रखना, यदि कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो अवस्था में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, यानी रंग में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है और गैस निकल सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ हमको नज़र आएगा तो हम समझेंगे वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया यदि होता है तो रासायनिक अभिक्रिया को जो है ना एक फार्मूला द्वारा दिखाया जाता है। आप कैसे समझाइएगा किसी को कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं और उसके तहत दिखाते हैं, जिसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बना देता है, मान चलिए CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO2। तो हमको कैसे, हम तो ऐसे बोल दिए चलिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, लेकिन आपको दिखाना है, किसी को लिख के भेजना है पेपर में, किसी को बताना है, तो आपको ये लिखना होगा कि कार्बन जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CO2। ठीक है, तो ये जो सिंबल यूज किए, ये जो सिंबल यूज किया, ये जो CO2 गैस है, ये जो सिंबल यूज किए, इसी को हम लोग, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में हम लोग जो है ना तत्व को, यौगिक के सूत्र को लिख के दिखाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ इससे मिलके रासायनिक अभिक्रिया किया है तो ये चीज़ें बना है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बेसिकली जिस चीज़ को दिखा कर फार्मूला यूज करके दिखाते हैं वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको एक समीकरण द्वारा क्या दिया की जाती है, निरूपित की जाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों के बीच हुआ है, एक समीकरण दे दिया जाता है ताकि हम
अगला कुछ बता सके कि ये चीज़ें हुआ है, वो कैसे समझेगा, तो इसके लिए ये फार्मूला इसको याद रहेगा और वो समझ जाएगा कि ये आपस में मिला है, आपस में रिएक्शन किया है, तो रासायनिक अभिक्रिया करके ये चीज़ें बनाया है। यानी बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया को एक फार्मूला द्वारा, एक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। और इस रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों या उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, क्या मतलब जो हमको, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए जो है ना, इसमें जो हम यूज करेंगे वो यौगिक होगा या फिर क्या होगा, तत्व हो सकता है। तो इनके रासायनिक जो सूत्र हैं उनको भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है, ताकि अगला को पता चल सके कि ये ठोस था, ये लिक्विड है, जो मिल के क्या बनाया है। तो वही इसी एक समीकरण दे दिया जाता है। इसी के लिए क्या दे दिया जाता है, समीकरण, जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। फिर समझिए, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, चलिए ठीक है, मान लेते हो गया। अब उसको दिखाने के लिए, अगला को बताने के लिए हम कैसे समझाएंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला लिख दिया जाता है, एक प्रतीक के द्वारा दिखा दिया जाता है, एक सिंबल के द्वारा दिखा दिया जाता है कि ये चीज़ें आपस में मिला है, ये दोनों आपस में मिला है और ये चीज़ें नया बनाया है। वो समझ जाएगा कि बस ये, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए कार्बन, कार्बन का हम लोग क्या लिख दिए, सी, बस सिंबल हो गया। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का सिर्फ सिंबल यूज करते हैं, O2। ये दोनों को आपस में मिला दिया, एक नया समीकरण बनाया जिसका नाम है, एक नया फार्मूला बनाया जिसका नाम है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग CO2 लिख देते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, CO2 एक फार्मूला हो गया, उसका फार्मूला से हम दिखाते हैं CO2। बस अगला भी समझ जाएगा कि आपस में मिला है, ये चीज़ें, ये गैस बनाया है, CO2 बनाया है। इसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको एक फार्मूला के द्वारा दिखाया जाता है, जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। बस फिर से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा निरूपित की जाती है, समीकरण के द्वारा। लेकिन रासायनिक समीकरण में जो है ना, जो निरूपित की जाती है, तो तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है, और उन यौगिक और तत्व की सूत्र के द्वारा, क्या चाहिए, फॉर्मूला के द्वारा उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब ये भौतिक अवस्था क्या होता है, तो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आप कार्बन लिखे, आप फिर ऑक्सीजन लिखे, ठीक है, ये बना दिया CO2। अब ये क्या, हमको क्या पता कि ऑक्सीजन क्या है, ई क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाता है कि बोल देगा यहाँ पर गैस है तो जी लिख देगा, गैस के लिए जी लिख देगा, ये भी गैस है तो इसके साइड में लिख देगा जी। यही भौतिक अवस्था है, इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक अवस्था। वो क्या चीज़ में निकला, गैस में निकला कि ठोस में निकला कि सॉलिड में निकला, मतलब लिक्विड में निकला, उसी साइड में आपको लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को एक सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है। उस रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व आपस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक फार्मूला के द्वारा दिखाया जाता है, निरूपित किया जाता है उनकी भौतिक अवस्था के साथ। उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दिए, आप जाके इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स दिए, क्या दिए, नोट्स। इन नोट्स में क्या दिए कि वही आपको जो अभी दिक्कत हुआ ना कि इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हैं भौतिक अवस्था, इसीलिए यहाँ पे एक नोट्स दिए कि भौतिक अवस्था बेसिकली होता है क्या। देखिए जैसे अभी बताएं कि CO2 की बात छोड़िए, हम एक चीज़ और देखते हैं, Cl ले लेते हैं प्लस O2 ले लेते हैं, है ना, तो आपस में इसको हम लोग CO2 बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ इसमें जो है ठोस को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 5 नहीं, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है 5, यहाँ पे S होगा। ठोस को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, सॉलिड को यूज करते हैं, यानी S दिखाते हैं, S है, 5 नहीं S है। और ये द्रव है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग लिक्विड L का यूज करते हैं, L। और यदि गैसीय अवस्था है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग G का यूज करते हैं। यदि वो जलीय विलयन है, जिसमें वाटर की मात्रा है, पानी की मात्रा है, तो उसे दिखाने के लिए हम लोग AQ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, AQ से दिखाते हैं। जैसे कार्बन जो है ठोस अवस्था में पाया जाएगा तो इसको ऐसे दिखा देता है। ऑक्सीजन जो है गैस अवस्था में पाया जाता है, इसको G दिखा दिया जाता है। और CO2 बनता है, दोनों आपस में मिला के क्या बना है, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी गैस है, तो इसको हम लोग दिखाने के लिए बगल में लिख देंगे G, ताकि आसानी से अगला आदमी जो पढ़ेगा ना रिएक्शन को, ये जो फॉर्मूला हम लिख के किसी को देंगे ना, तो समझ जाएगा कि ये ऑक्सीजन गैस है, ये सॉलिड है, आपस में मिला तो एक नया गैस बनाया जिसका नाम है, ये भी G लिख देंगे साइड में, तो वो भी समझ जाएगा कि ये जो है गैस है, जो
CO2 एक गैस बनाया, दोनों आपस में मिलने के बाद एक नया गैस बनाया जिसका नाम है CO2, ठीक है ना। तो बगल में कहीं कहीं आपको लिख दिया जाएगा, कार्बन केमिस्ट्री की बुक में, साइंस के बुक में कहीं कहीं साइड में लिख दिया जाएगा, तो आप समझ जाइएगा। यदि S लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा ठोस है, वो क्या चीज़ था, ठोस है। यदि L लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा लिक्विड है, द्रव है। यदि बगल में G लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे क्या है, वो क्या चीज़ है, गैस है। और यदि AQ लिख दिया जाएगा तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे जलीय विलीन है। जलीय विलीन की बात करें तो उस सॉल्यूशन में जल की ही मात्रा है, इसलिए इसको दिखाया जाता है AQ से। इसका मतलब होता है एक्वस। क्या होता है, एक्वस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ये तो आपका था रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को एक फार्मूला के द्वारा दिखाया जाता है, और उस फार्मूला में हम लोग तत्व या यौगिक के संकेत को उसके भौतिक अवस्था के साथ दिखाते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और भौतिक अवस्था के लिए बता दिए हैं कि यदि ठोस रहेगा तो हम S यूज करेंगे, यदि द्रव को दिखाना तो L यूज करेंगे, और गैस को दिखाना तो G यूज करेंगे, और जलीय विलीन को दिखाना तो AQ यूज करेंगे, ठीक है, AQ। एक चीज़ और है कि कहीं कहीं आपको जो है ना, जैसे CO2 गैस निकला यहाँ पे, क्या निकला, CO2 गैस, तो इसको दिखाने के कहीं कहीं आपको तीर भी दिखा देगा। क्या दे देगा, तीर भी आपको दे देगा, यहाँ पे जो है ना बगल में आपको तीर मार देगा, ऐसे तीर। अब इसका मतलब यही है कि आप जब इस रिएक्शन जो हुआ है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें जो तीर ऊपर की ओर मारा है तो इसका मतलब है गैस निकला है। क्या हुआ, गैस निकला है, यानी इस अभिक्रिया में ये गैस जो है ना निकल रहा है, समझ गए ना। ये तीर मार रहे ऊपर की ओर लगा दिया कहीं कहीं ऐसे, तो समझ जाएगी इसमें से गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है, इस अभिक्रिया में गैस निकला है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, नहीं तो इसको जगह आपको कहीं कहीं G भी लिख देगा तो वो भी वही चीज़ है कि इसका मतलब गैस निकल रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब जैसे कि C+O2 है, मिलकर CO2 बना है, क्या बना है, CO2। इसका मतलब ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक समीकरण हुआ है, इसमें जो है ना इसको बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है। बैलेंसिंग का मतलब थोड़ा सा समझिए, यहाँ देखिए कार्बन एगो है, यहाँ कार्बन भी एगो है, चलो ठीक है, CO2 मान चलिए यहाँ पे कार्बन एगो है तो यहाँ भी कार्बन एगो है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन दूगो है तो यहाँ पे ऑक्सीजन दूगो है, तो ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है, ठीक है। तो यानी कार्बन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो बैलेंस है, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, H2O। क्या बनाता है, H2O। अब देखिए H2O, अब इसमें जो रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, जल का अणु बना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या है, दूगो, यहाँ पे क्या है, दूगो, यहाँ भी दूगो, यहाँ भी दूगो, चलिए बैलेंस है, ठीक है, संतुलित है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दूगो, यहाँ पे कितना है, एगो, ये अनबैलेंस है। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही तो है, यही तो तुम्हारा, यही तो आपका रासायनिक समीकरण बता रहा है कि रासायनिक समीकरण जो इससे रासायनिक समीकरण हुआ है, इसमें दोनों तरफ बैलेंस करना क्यों जरूरी है, जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो एक चीज़ और एग्जांपल समझ, जैसे कि आपने चलिए मिल्क है, मिल्क से आपने क्या बना लिया, दही बना लेते हैं, कर्ड बना लेते हैं। तो आप एक बात बताइए कि आप ये दूध है 1 लीटर, तो दही कितना निकलेगा, ये भी 1 लीटर निकलेगा। क्यों, कि जितना दूध है दही भी उतना ही निकलेगा। आप कहिएगा कैसे निकलेगा, तो आप हम लोग जनरली क्या करते हैं ना कि जो दही का जो ठोस मटेरियल होता है, जो ठोस वाला चीज़ होता है, उसको निकाल लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। अरे भाई पानी को कौन काउंटिंग करेगा, इधर दूध एक तरफ एक साइड रखिए और पूरा पानी के साथ जो हम लोग सॉलिड पदार्थ होता है दही में वो भी रखिए, आप दोनों में आपस में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ये बताता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम बेसिकली क्या कहता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है या फिर कोई रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन से पहले जो पार्टिकल की जो संख्या है, पार्टिकल के जो वेट है, पार्टिकल की जो संख्या है, वो परिवर्तन के बाद यानी केमिकल रिएक्शन के बाद भी समान होंगे। यानी दूध में यदि पार्टिकल की संख्या जितना था उतना ही दही में जो बनेगा उसमें पार्टिकल की संख्या सेम होगा, ये नहीं चेंज होता है, जिसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है ना ही तो हम लोग द्रव्यमान को निर्माण कर सकते हैं, ना ही हम लोग विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा में भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है, यहाँ भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा। इसी की वजह से जो है ना
इसको बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इधर जो है ना रिएक्शन हुआ है, तो रिएक्शन होने के बाद जो कार्बन यहाँ पे जल बना है जिसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है, लेकिन इससे पहले तो ऑक्सीजन का 2 एटम था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रिएक्शन से पहले और जो जितना एटम की संख्या है रिएक्शन के बाद भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पर अनबैलेंस है, उतना है नहीं, इसलिए हमको संतुलित करना ज़रूरी है। क्योंकि आपको एग्जाम्पल समझा दिए कि जितना दूध है वो दही बनेगा, इसके बाद तो दही में भी उतना ही वेट होगा जितना दूध का वेट था, जितना दूध में पार्टिकल था उतना ही दही में होगा, कि दोनों को मिलाने पे सेम होगा। ये हम लोग जनरली क्या करते हैं, दही को जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको निकाल लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी और सॉलिड दोनों को आपको काउंटिंग करना पड़ेगा, दोनों को मिला के दूध के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तब पता चलेगा दोनों एक सेम चीज़ है। जितना इसमें दूध में जिसमें जितना दूध में था आपका वेट उतना ही आपको दही में भी वेट मिलेगा, ठीक है, जिसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि द्रव्यमान को ना तो हम लोग ना निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, ये हमेशा हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह पता चलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, ठीक है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, न ही विनाश। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, जो पहले होता है अभिकारक कहलाएगा, या उसके बाद जो उत्पाद होता है, दोनों में प्रत्येक में तत्वों की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसलिए द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। इसलिए रासायनिक समीकरण की संतुलन, रासायनिक अभिक्रिया फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समझ गए क्यों क्यों जरूरी है? यही कारण है कि दोनों को संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, द्रव्यमान का नहीं निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं। रिएक्शन से पहले जो था वो रिएक्शन के बाद भी उतना ही पार्टिकल होना चाहिए, रिएक्शन से पहले जो पार्टिकल था उतना ही रिएक्शन के बाद भी पार्टिकल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, हमेशा वो बराबर होगा, हमेशा समान होगा। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समझ में आ गया क्यों आवश्यक है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार और वीडियो को देख लीजिए कि क्यों ज़रूरत है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। सिंपल से लॉजिक याद रखिए एकदम। अरे केमिस्ट्री का बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक साइंस रॉकेट नहीं है, बस एक बार समझ जाइए बस काम खत्म। यानी क्या मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि कोई चीज़ रिएक्शन होता है या फिर कोई चीज़ चेंजिंग होता है तो चेंज से पहले जितना था वो चेंजिंग के बाद उतना ही होगा, बस इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ये हमेशा लागू होता है, हमेशा पूरा भर लागू, पूरी हर एक चीज़ में लागू होता है, चाहे ऊर्जा हो कि ऊर्जा चेंज होने से पहले ऊर्जा में जो पहले जितना ऊर्जा था वो चेंज होने के बाद भी उतना ही होगा, है ना। यही तो जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है कि कोई चीज़ चेंज होता था उससे पहले जो था, जितना पार्टिकल था उसके अंदर, जितना भी चीज़ें था, जितना भी वेट था उसका, चेंज होने के बाद उतना ही पार्टिकल उतना ही वेट होना चाहिए। इसलिए बैलेंस करना जरूरी पड़ जाता है रासायनिक समीकरण को या फिर किसी भी चीज़ को। तो समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बस अब याद रख लीजिए, बस जितना ही आपका थ्योरी में कम टू द पॉइंट मिलता है उतना आप रट लीजिए। एग्जाम में इससे आपको बाहर नहीं पूछता है, नहीं जाएगा। यदि जाएगा तो आप इस चैनल में जाकर कमेंट कीजिएगा नीचे में जाकर कि आप भैया आपने तो ऐसा पढ़ाए थे, ठीक है। मज़ा कीजिए, मज़े से पढ़िए केमिस्ट्री को एकदम ईजी। केमिस्ट्री नहीं है, साइंस हो, SST हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, कुछ भी चीज़ है आपको एकदम डिटेल्स में बताया जाएगा। इस चैनल पे डिटेल्स में बताऊंगा। अब पूरी तरह से जितना नॉलेज देना उतना रख लो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे यूज करिएगा। एग्जाम में क्या यार, नॉलेज रहेगा तो एग्जाम वैसे निकल जाएगा आपका, फिर आप नॉलेज लीजिए। हाँ एक चीज़ है कि आप धीरे धीरे इस पर ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। बट यदि आपको सामने ये वीडियो पहली बार जा रहा है, यदि आपके सामने ये वीडियो पहली बार जा रहा है तो आप इस चैनल से, यदि इस वीडियो से आपको लाभ पहुँच रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि आपको फ्री में मिल जाएगा हर एक चीज़ें, और उन्हें भी बताइए कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर फ्री में मिलता है पढ़ने को, ठीक है। आप शेयर कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए। यदि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, हिंदी मीडियम से आपका है, तो यहाँ पर इंग्लिश का भी क्लास आने वाला है, इंग्लिश भी मैं ही लूँगा।
बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले धीरे धीरे। आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे, इसलिए आप यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, मज़े लीजिए, आराम से पढ़िए, बस जितना पढ़ा दिया जाता है, जितना आपको लेक्चर में मिल जाता है, जो भी चीज़ आपको, जो भी कंटेंट आपको मिल जाता है, उसको आराम से फेयर कर लीजिए। कॉपी में नोट्स बना लीजिए और उसको आप पर डे पढ़िए, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 20 से 25 मिनट पर डे रिविजन करिए। आप क्या कीजिए, उसको रिविजन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी हुआ, तबीयत थोड़ा स्वस्थ लग रहा है। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए चैनल के साथ।